कब से हुआ है सर? तो हमने कल प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, किसके किसके बारे में। एक तो पहले मरकरी के बारे में हम डिस्कस कर लिया था ना, मरकरी के बारे में, वीनस के बारे में, और आज हमको अर्थ के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में? अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ फैक्ट्स, सभी प्लैनेट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि क्वेश्चंस में, देखो फैक्ट्स जो होते हैं ना, वो मैक्सिमम जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, तो हम फैक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे आज। क्लियर? तो देखो अर्थ क्या है, अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है, अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है। वहां पर वो सारी चीजें हैं जो कि लाइफ, एक लाइफ के लिए रिक्वायर्ड होती है। जैसे एक लाइफ के लिए क्या रिक्वायर्ड है? हवा, पानी, ठीक है, आग, ये सब रिक्वायर्ड है। लाइट, हीट, सब है ना यहाँ पे। तो अर्थ पे वो सभी चीजें प्रेजेंट हैं जो एक लाइफ को लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए एसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमने बोल दिया कि लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हमने लिखा इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब स्पेस से इसको देखते हैं ना अर्थ को, तो हमारी अर्थ ब्लू दिखती है। क्या दिखती है? ब्लू। और ब्लू के साथ साथ व्हाइट क्लाउड्स दिखते हैं, जो बादल होते हैं ना, वो क्लाउड्स दिखेंगे, और पानी दिखता है पूरे में, और कुछ नहीं दिखता। तो इसको क्या बोल देते हैं हम? ब्लू प्लेनेट। क्लियर? इसका डायमीटर कितना होता है? तो डायमीटर इतना होता है, अप्रोक्सीमेट इतना होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट अलग अलग बुक्स में अलग भी दिखता है, बट अप्रोक्सीमेट इतना होता है, ठीक है। क्योंकि किसी ने स्केल से मेजर तो किया नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट अनुमानित डायमीटर जो है ये दे दिया है, पर ठीक है, इसको आपको याद रखना है कितना है, 12,756 किलोमीटर। क्लियर? उसके बाद आता है एवरेज रेडियस। अब डायमीटर अगर इतना है तो इसका हाफ कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा, है ना। तो रेडियस कितना है? 6,371 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद है वन रोटेशन। अब अर्थ का वन रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है जब कोई भी चीज अपने एक्सिस पे रोटेट करे, कोई भी चीज अपने एक्सिस पे रोटेट करे। जैसे कि हमारी ये अर्थ है, क्या है ये? अर्थ, और ये इसका ये एक्सिस है, इस पे रोटेट जब कर रही है ना ये, तो मतलब क्या है? ये इसका रोटेशनल मोशन है, ठीक है। और ये रोटेशन एक एक्सिस पे अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है, एक रोटेशन कंप्लीट करती है कितने टाइम में? तो 24 आवर्स में। कितने में? 24 आवर्स। और ये जो डे और नाइट होते हैं ना अर्थ पे, डे और नाइट इसी वजह से होते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि बताओ रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या होता है, क्या अकरेंस होती है हमारे अर्थ पे, क्या मतलब कि एक्शंस होते हैं उसमें। तो आप बताओगे डे एंड नाइट होता है, ठीक है। डे और नाइट रोटेशन की वजह से होता है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा चेंज इन सीजन। अब हमारे अर्थ पे सीजन भी चेंज होते हैं ना, अभी सर्दी आई, फिर गर्मी आएगी, फिर स्प्रिंग सीजन आएगा, फिर ऑटमन सीजन आएगा, ऐसे सीजन चेंज हो रहे हैं ना। ये सीजन चेंज होते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ से नहीं, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ से। अब एक अर्थ क्या है, जैसे ये अर्थ यहाँ मूव कर रही थी, अब अर्थ का मूवमेंट एक वस्तु की तरफ ऐसे मूव होगा पूरा, ठीक है। और मान लो कोई चीज सन यहाँ रहेगा, अब इसके चारों तरफ जब ये अर्थ मूव करेगी तो इसको रिवोल्यूशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रिवोल्यूशन। और एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो अर्थ है वो कितना टाइम लगाते हैं? 365 डेज, 0.25 डेज ये अप्रोक्सीमेट होता है। तो आपको याद रखना 365 डेज। क्लियर? तो अर्थ का रिवोल्यूशन 365 डेज में हो रहा है, रोटेशन 24 आवर्स में हो रहा है, मतलब 1 डे में, है ना। और जो हमारे सीजन चेंज होते हैं अर्थ पे वो सिर्फ रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं, और जो डे और नाइट हो रहा है ये हमारे किसकी वजह से होते हैं? रोटेशन की वजह से होता है, ठीक है। आगे आता है नेचुरल सैटेलाइट। तो हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट एक है मून। क्या है? मून। एक ही मून है ना हमारे अर्थ का, तो इसलिए लिख दिया हमने ओनली 1। क्लियर? तो ये हमारे अर्थ के बारे में कुछ नॉर्मल सी चीजें थी, आपको समझ में आई होगी। क्लियर? आगे आता है कि सभी प्लैनेट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को भी हमको जानना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट्स से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। जैसे आपसे उसने पूछ लिया कि बताओ सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। मरकरी लिखा, मरकरी इज द क्लोजेस्ट। एंड सबसे फार्थेस्ट, सबसे दूर? नेपच्यून। तो लिखा है नेपच्यून इज द फार्थेस्ट। क्लियर? आप यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर लेना सन, फ्रॉम द सन, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखने के चक्कर में नहीं लिखा, लिख लेना मरकरी इज द क्लोजेस्ट एंड नेपच्यून इज द फार्थेस्ट फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन। क्लियर? लिख लिया होगा सभी ने? चलो अब देखो अगला पॉइंट, इधर ध्यान दो। तो आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है ये, तो ये फैक्ट्स तो पक्का पढ़ लेना। आगे आता है विनस। विनस इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, तो विनस। कौन? विनस।
विनस क्या है? अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बताओ अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट, सन के सबसे क्लोजेस्ट तो कौन है? मरकरी है, बट अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट कौन है? तो विनस। कौन है? विनस। इसीलिए अब ये क्लोजेस्ट है ना अर्थ के, इसीलिए इसको सिस्टर प्लेनेट कहा जाता है अर्थ का। विनस को सिस्टर प्लेनेट अर्थ का क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोज है, और साइज भी मैंने आपको बताया था जब विनस पढ़ाया था मैंने, तो साइज भी सेम होता है इसका। ठीक है, आगे आता है थर्ड पॉइंट। रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं? तो मार्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मार्स को। मार्स को क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए बताओ रेड प्लेनेट, 4 ऑप्शन दे दे तो मार्स। क्लियर? आगे आता है ब्राइटेस्ट प्लेनेट, तो कल ही बताया विनस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर थिक होता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हीट को और लाइट को क्या करता है? कैप्चर कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसका क्या होता है? टेम्परेचर अप हो जाता है, और लाइट भी ज्यादा कैप्चर कर रहा है तो मतलब चमकदार भी, ब्राइटेस्ट भी दिखता है वो। ठीक है, उसका एटमॉस्फेयर क्या होता है? बहुत ज्यादा थिक होता है, मोटा होता है। क्लियर? आगे आता है हमारा, ये समझ में आया पूरा? आगे ये लार्ज प्लेनेट, सबसे लार्ज प्लेनेट जो हमारे लार्ज प्लेनेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न, ये हमारे लार्जेस्ट प्लेनेट्स में से आते हैं। तो बड़े प्लेनेट्स है ना, उनमें से ये 3 हैं, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। ये बड़े होते हैं सबसे। क्या होते हैं? ये 5 प्लेनेट से काफी बड़े होते हैं। अगर सब तीनों ऑप्शन उनका भी बताएंगे भाई, टेंशन मत लो, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, आगे बोल रहा है विजिबल टू नेक्ड। अब ये इतने बड़े होते हैं कि हम इसको अपनी नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं, अगर स्पेस में जाएंगे तो इसको हम देख सकते हैं नॉर्मल आंखों से। इतने बड़े होते हैं ये, छोटे छोटे नहीं होते। क्लियर? आगे आता है हमारा मरकरी इज स्मॉलेस्ट। अब मरकरी आपको पता है सबसे छोटा प्लेनेट है। सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। और जुपिटर इज लार्जेस्ट। अब इन तीनों में से आप पूछ रहे हो तो ना कि तीनों आ जाए, तो अगर वहां पर लार्जेस्ट पूछता है, सबसे लार्जेस्ट, तो बताओ कि जुपिटर सबसे लार्जेस्ट। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा होता है? जुपिटर। और आपसे पूछे बताओ सेकंड लार्जेस्ट, मतलब एक बड़ा है उससे थोड़ा सा छोटा रहे, वो कौन सा रहेगा? सैटर्न। क्लियर? तो सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। उससे थोड़ा सा छोटा सैटर्न। उससे थोड़ा सा छोटा कौन सा होगा? हमारा विनस। क्लियर? और आपको पता है सबसे छोटा तो कौन है? मरकरी ही है। सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी है। तो समझ में आए ये फैक्ट्स? तो ये फैक्ट्स आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं एक एक नंबर के, इसको नोट कर लो। और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा अगला प्लेनेट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम, मार्स के बारे में। ठीक है, तो हमने अर्थ के बारे में डिस्कस कर लिया था सारा। ठीक है, अर्थ के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी और कुछ फैक्ट्स बताए थे मैंने आपको प्लैनेट्स के बारे में, है ना। आज हम पढ़ेंगे 4th मार्स के बारे में। मार्स को हिंदी में मंगल बोलते हैं ना, तो मार्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? इसका रेडिश कलर होता है। इस जो ये हमारा प्लैनेट होता है इसका कलर कैसा होता है? रेडिश कलर होता है। और रेडिश कलर की वजह से ही इसको हम क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट बोलते हैं। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे क्यों रेड प्लैनेट बोलते हैं, तो इसका रेडिश कलर है इसलिए इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। क्लियर? आगे बोलता है इट हैज नो एटमॉस्फेयर। इसके अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका एटमॉस्फेयर कोई नहीं है। ठीक है, इसका एटमॉस्फेयर नहीं होता। ठीक है, और इट हैज 2 मून्स। इसके 2 मून्स होते हैं और उन मून्स का नाम है फोबोस एंड डायमोस। फोबोस एंड डायमोस। क्लियर? ये हमारे 2 मून्स हैं, जिसके किसके होते हैं? ये मार्स के। मार्स के ओनली 2 मून्स होते हैं। क्लियर है? जिनके नाम भी मैंने आपको बता दिया। नाम भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया उसने कि बताओ मार्स के मून है, चार आपको उसने ऑप्शन दे दिया। अब इसमें से दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, तो अगर आपको ये याद रहेगा तो ही आप उसका सही आंसर दे पाओगे। ठीक है, 2 में से एक ही ऑप्शन देगा ना? 2 में से दोनों भी दे सकता है वो, तो आपको बोथ ए एंड बी पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कैसा भी दे सकता है, बट आपको इसको याद रखना है, बस इतना ध्यान दो। क्लियर? आगे इसके बाद आता है हमारा 5th जुपिटर। 5th क्या आता है? जुपिटर। जुपिटर मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है? इसकी कोई सॉलिड। अब हमारे देखो 4 प्लैनेट्स कंप्लीट हो गए जो रॉकी प्लैनेट्स थे। अब कौन से आएंगे? गैसियस प्लैनेट्स आएंगे। कैसे आएंगे? गैसियस प्लैनेट्स। इनका जो सरफेस होगा अब सॉलिड तो होगा नहीं, इसके अंदर गैस होगी। ठीक है, तो देखो हमारा जो ये है ना जुपिटर, इसको बृहस्पति बोलते हैं। इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता। जैसे हम अर्थ पे आते हैं ना, जैसे स्पेस से आते हैं, क्लाउड को क्रॉस करते हैं ना, तो अंडर द क्लाउड एक सरफेस है जो बहुत ही सॉलिड है। सॉलिड है कि नहीं है? जिस पे आप रहते हो सॉलिड सरफेस है। बट जुपिटर में कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता अंडर द क्लाउड। जब आप उसके अंदर पहले ऊपर से क्लाउड्स तो दिखते हैं उसमें भी, बट वो गैसेज होती है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसेज। कौन सी गैसेज होती है?
वहां पर दो गैसेस होती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। क्लियर। और उसके क्लाउड्स के नीचे अगर जाएंगे तो वहां पर कोई इस तरीके का सॉलिड सरफेस नहीं होगा लाइक अर्थ। ठीक है। आगे आता है इट इज हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लैनेट। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। क्लियर है। हैवीएस्ट भारी भरकम जो बड़ा प्लैनेट है ये। ठीक है। और मैंने इसका बताया कि इट है 67 नेचुरल मून्स। इसके कितने मून्स हैं? 67 नेचुरल मून्स है प्रेजेंट में। क्लियर। 67 नेचुरल मून्स या सैटेलाइट्स। ठीक है। और लार्जेस्ट मून कौन सा है? गैनीमाइट। गैनीमाइट। ठीक है। गैनीमीड, गैनीमीड बोल सकते हैं इसको हम। क्लियर। तो लार्जेस्ट मून हमारा कौन सा है इसका? गैनीमीड। अब ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकता है लार्जेस्ट मून बताओ किसका? जुपिटर का। ऑप्शन दे दिया। अगर आपको याद है तो आप तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको उसको सॉल्व करने में और आगे बढ़ने में। ठीक है। तो क्या होगा? गैनीमीड। ठीक है। आगे इसने उसके साइज के बारे में कुछ बताया कि इसका साइज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसमें कम से कम 1300 अर्थ जो है उसमें समा सकती है। इतना बड़ा है ये। अब बताओ, अगर उसको हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट बोला गया है तो कुछ ना कुछ तो भाई बड़ा तो होगा ही वो। तो मतलब अर्थ, मतलब 1300 अर्थ इसके अंदर आ सकती है। 1300 अर्थ को हम उसमें रख सकते हैं। क्लियर। इतना बड़ा है। 1300 अर्थ सोच लो। हाँ, अर्थ की साइज का प्लेनेट। अब मरकरी रखा जाएगा तो और ज्यादा होगा। ठीक है। तो देख लो, अर्थ को अगर उसमें रखेंगे तो 1300 अर्थ उसमें समा सकती है। इतना बड़ा प्लेनेट है। और आपको अर्थ इतना बड़ा लगता है, हमको तो अर्थ ही कितना बड़ा लगता है ना। अर्थ का हमारा घर ही बहुत लगता है हमको तो, कि छतें इतनी ऊंची कैसे चढ़े लगता है ना। देख लो कि हम अगर जुपिटर के सामने जाएंगे तो दिखेंगे ही नहीं, चींटी से भी छोटे हैं हम एक तरीके से। ठीक है। माइक्रोस्कोप, वो हमको माइक्रोस्कोप से देखेगा। जैसे हम बैक्टीरिया वायरस को समझते हैं ना, तो उनके लिए हम बैक्टीरिया वायरस है। अर्थ के लिए ही है एक तरीके से बैक्टीरिया वायरस तो हम लोग। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इट कंसिस्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। मैंने आपको बताया गैसियस प्लेनेट है तो इसमें गैस होंगी। कौन कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस। क्लियर। तो ये हमारे जुपिटर के बारे में कुछ था। आगे आता है सैटर्न। सैटर्न को शनि बोलते हैं। ठीक है। और शनि के बारे में पहला पॉइंट है कि सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट। अभी मैंने आपको बताया कि जुपिटर फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेनेट है और उससे छोटा थोड़ा सा कौन सा है? सैटर्न। क्लियर। आगे आता है इट हैज सेवरल रिंग्स। अब इसमें रिंग्स भी होती है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। गोल तो बीच में होता है, देखो ऐसे। जैसे एक ये प्लेनेट है और इसकी साइड में ना ऐसे रिंग्स बनी होती है। ठीक है। तो इसमें सेवरल रिंग्स होती हैं। क्लियर है। अब इसमें ये रिंग्स क्या होती हैं? तो फ्रीज पार्टिकल्स होते हैं, चट्टानें होती हैं, डस्ट होते हैं जो इसके चारों तरफ क्या करती रहती है? वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाती है। ठीक है। आगे आता है इट हैज सेवन, बता दिया। लार्जेस्ट मून इसका क्या है? टाइटन। इसका लार्जेस्ट मून क्या है? टाइटन। याद रखना है, आपके क्वेश्चन में आ सकता है ये कि बताओ जो हमारा सैटर्न है उसका लार्जेस्ट मून क्या होगा? टाइटन। ठीक है। तो टाइटन है इसका, सैटर्न का, और इसका क्या है? ठीक है। इसी का ध्यान देना। क्लियर। तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। 2 और बच्चे हमारे। तो हमने अपने 6 प्लैनेट्स को डिस्कस कर लिया था हमने डीपली। क्लियर। आगे आता है 7th, और 7th में कुछ भी नहीं। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा दूर है हमसे, और इनको सिर्फ हम टेलीस्कोप का यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है। टेलीस्कोप का यूज़ करके इनको देखा जा सकता है। क्लियर। आगे आता है हमारा नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? तो इट हैज़ नो ऑन लाइट। अब आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि सैटेलाइट्स की और प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती। वो कैसे चमकते हैं? वो सनलाइट से चमकते हैं। सनलाइट उन पर पड़ती है और उनका सरफेस क्या करता है? सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, और उसी वजह से हमको ये दिखते हैं चमकते हुए। क्लियर है। जैसे हमारा अगला ये पॉइंट पहला समझ में आया? क्या था? सिर्फ इट हैज नो लाइट, इसकी खुद की लाइट नहीं होती और ये चमकते हैं सनलाइट से। ठीक है। आगे आता है मून कंप्लीट्स हर 1 रिवोल्यूशन। अब मून रिवोल्यूशन, रोटेशन नहीं, रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो रिवोल्यूशन करता है मून, वो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है? तो 27.3 डेज में। 27.3 डेज अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हो 27 डेज में। अप्रोक्सीमेट 27 डेज। क्लियर। बट ऑप्शन में आया तो 27.3 डेज याद रखना। क्लियर है। आगे आता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अब अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस बता दिया उन्होंने, ये है, तो ये आपको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है।
आगे उसने बोला मून ग्रेविटी। अब भाई ये चीज समझने वाली है कि जो मून की ग्रेविटी है ना वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है। जैसे मान लो अगर हमारी अर्थ की ग्रेविटी है 20, क्लियर, तो मून की ग्रेविटी क्या होगी, तो इसका 1/6, मतलब इसको 1/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करो कितना आएगा, तो 2 3 6 2 10 20, तो क्या 3 3 3.3 आएगी। देखो कितनी कम है कि नहीं। अगर अर्थ की 20 है तो मून की 3.3 होगी। कितनी कम ग्रेविटी है मून पे, है ना। मतलब कि हमारे जो अर्थ की ग्रेविटी है, हमारे अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 भाग है सिर्फ मून पे, ठीक है। और 1/6 कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, क्लियर। अगर आपको हमारे अर्थ की ग्रेविटी पता चल जाती है तो उससे आप 1/6 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी कहाँ की आ जाएगी, मून की ग्रेविटी आ जाएगी। समझ आई बात। तो ये पॉइंट ध्यान रखना मेनली। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आपको न्यूमेरिकली दे देगा वो। और जैसे दे देगा कि सन की सॉरी अर्थ की ग्रेविटी है इतनी, तो बताओ मून की कितनी होगी, तो 1/6 आपको निकालना है। अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, जो आएगा वो हमारी मून की ग्रेविटी होगी, क्लियर। वो अर्थ का ग्रेविटी 20 है। हाँ, और मैंने यहाँ क्या लिखा है कि जो मून की ग्रेविटी है 1/6 है किसकी, अर्थ की ग्रेविटी की, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा मून है, जो नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का, उस पर क्या होता है, डे में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। डे में टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई, और नाइट में टेम्परेचर हो जाता है -डिग्री, माइनस में चला जाता है, -सेल्सियस में चला जाता है, ठीक है। आगे आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट मैंने आपको बताया कि क्या है, जो नेचुरली बनाई गई है, जिसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं है, नेचर ने बनाई है वो सैटेलाइट, ठीक है। बट एक आती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मैन मेड होती है। मैन मेड मतलब जो इंसानों द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। अब सैटेलाइट किसको कहेंगे आप, कोई प्लेनेट है उसकी अगर कोई ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसको हम सैटेलाइट बोल देंगे। कुछ भी हो उसको क्या बोल देंगे, सैटेलाइट घूम रही है वो उसके ऑर्बिट में, क्लियर। तो इसी तरीके से यहाँ से मैन मतलब कि लोगों ने स्पेस क्राफ्ट बनाया। क्या बनाया, स्पेस क्राफ्ट किस लिए बनाया था, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, बहुत बड़े एरिया में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए क्या बनाई गई, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए गए, जिसको हम स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं। और इस स्पेस क्राफ्ट का क्या करवाया जाता है, ऑर्बिटिंग करवाई जाती है। जैसे यहाँ से लॉन्च करते हैं ना, तो वो उसके ऑर्बिट में पहुंच जाए, और एक बार ऑर्बिट में पहुंच गया ना उसके, फिर वो अपना घूमना स्टार्ट कर देगा, फिर ऑर्बिट से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास अट्रैक्टिव फोर्स है एक, जो उसको ऑर्बिट में बनाए रखेगा, क्लियर। तो पहले क्या करते हैं, मैन है, हम लोगों ने क्या किया, स्पेस क्राफ्ट बनाया और उसका ऑर्बिटिंग किया, एक प्लेनेट के ऑर्बिट में या फिर मून के ऑर्बिट में, कहीं भी प्लेनेट और मून के ऑर्बिट में उसका ऑर्बिटिंग करवाया स्पेस क्राफ्ट का। और इसलिए उसको हमने बोल दिया क्या है वो, मैन मेड स्पेस क्राफ्ट या मैन मेड सैटेलाइट, या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोल सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीजें याद रखने के लिए है कि जो पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया था वो किसने भेजा था और कब भेजा था। तो जो पहला था वो स्पुतनिक भेजा गया था, स्पुतनिक फर्स्ट बाय सोवियत यूनियन 1957 में। ये पॉइंट याद रखने वाली बात है, ठीक है। ये हिस्टोरिकल बात है कि जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो किसने भेजा, सोवियत यूनियन ने। किसने भेजा, सोवियत यूनियन में 1957 में। और क्या नाम था उसका, स्पुतनिक फर्स्ट, जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था हमारा, क्लियर है। दूसरा हमने अब इंडिया के द्वारा कब भेजा गया पहली बार, ये तो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री भेज सकती है ना, तो पहली बार सोवियत यूनियन ने भेजा। बट इंडिया ने कब भेजा अपना पहला सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो उन्होंने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा जिसका नाम था, और उन्होंने 19 अप्रैल 1975 में भेजा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में था, नेचुरल सैटेलाइट के बारे में था, और यूनिवर्स नेपच्यून के बारे में सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे प्लैनेट्स का तो एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, और हम थोड़ा इसके यूजेस पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होती है ना, इनके यूजेस क्या होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं, इसको नोट कर लो फिर पढ़ते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने बनाई। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंडिया ने कब भेजी, और पूरे वर्ल्ड में से पहले सबसे सोवियत यूनियन ने भेजी 1957 में। और 1975 में 1975 में इंडिया ने भेजी आर्यभट्टा नाम की सैटेलाइट, ठीक है। हमने इसका इन्वेंशन कर लिया सैटेलाइट का। अब इसका पर्पस क्या था, कुछ पर्पस भी तो हुआ होगा ना, इसलिए तो उसका हमने प्रोडक्शन किया, उसका मतलब कि इन्वेंशन किया। तो इसके पर्पस हम आज पढ़ेंगे
पर्पस क्या है इसके, तो देखो सैटेलाइट को हमने भेजा है, ऑर्बिटिंग किया है किसी स्पेसक्राफ्ट का, जो इंसानों द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट, उसको हमने ऑर्बिटिंग किया मून के चारों तरफ या अर्थ के चारों तरफ, है ना। वो हमने क्यों किया, तो वेदर फोरकास्टिंग। अब हमारे अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट है ना, जो हमारे मोबाइल्स में वेदर फोरकास्ट के लिए पहले से बता देते हैं कि 4 दिन बाद बारिश होगी, या बस 21 दिन में साइक्लोन आने वाला है, बहुत तगड़ा जो साइक्लोन की पहले से क्या कर देते हैं, वो प्रिडिक्शन कर देते हैं ना पहले से ही कि साइक्लोन आने वाला है। तो वो किसकी वजह से, सैटेलाइट ही है जो इन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ भेजती है, ठीक है। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का रेडियोस पे बहुत सारी चीजें आती है ना, रेडियोस पे कैसे आ रहा है सब कुछ, आपके घर रेडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, वो किस सिग्नल पे बेस्ड है, चलो मान लो टीवी तो आपका डिश पे बेस्ड है, रेडियो किस पे बेस्ड है, रेडियो पे भी तो आ रहे हैं समाचार ना, तो वो क्या है, सैटेलाइट सिग्नल से, सैटेलाइट क्या करती है, सिग्नल ट्रांसमिट करती है और वो इन्फॉर्मेशन फिर हमको यहाँ सारी चीजें सुनाई देती है, ठीक है, रेडियोस पे, एक ऑडियो फॉर्म में, किस फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, क्लियर है। आगे आता है लोकेटिंग मिनरल। अब मिनरल रिसोर्सेज कौन से हैं, जैसे कि आयरन हो गया, जितने भी हमारे मतलब कि मेटल नॉन मेटल सब मिनरल्स है ना हमारे, ये जमीन पे कहाँ ज्यादा है, जमीन पे कहाँ ज्यादा है और आपको कहाँ पर माइनिंग करनी है, खोदना है और उनको निकालना है, ये कैसे पता चलता है, तो इसकी लोकेशन सैटेलाइट देती है। इसकी लोकेशन कौन करती है, सैटेलाइट लोकेट करती है और फिर बताती है कि यहाँ पर क्या है, ज्यादा मिनरल्स है, यहाँ पर आप खोद सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जाके आप खुदाई कर सकते हो और यहाँ से आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो लोकेटिंग क्या करती है ये मिनरल्स, लोकेटिंग मिनरल रिसोर्सेज। जो मिनरल रिसोर्सेज है, कोल हो गया, कोयला जमीन के अंदर से मिलता है ना, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल कहाँ ज्यादा है, तो इन सब चीजों को लोकेट करती है कौन, सैटेलाइट, ठीक है। आगे आता है कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट आउटर स्पेस। अब बताओ, जो मून के चारों तरफ या अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, तो अर्थ के चारों तरफ क्या मतलब कि क्या वहां पर जितनी मतलब इंफॉर्मेशन है वहां से वो कलेक्ट करती है। अब हमको स्पेस में जाना तो इतना आसान है नहीं कि बार बार हम स्पेस में हर दूसरे दिन स्पेस में जाएंगे, उन्होंने सैटेलाइट भेज दी और वो सैटेलाइट क्या करती है, सैटेलाइट में सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर सेट होता है, ठीक है। सैटेलाइट में हमारे सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं और उसके बाद टेलीस्कोप्स भी लगे होते हैं। हमारे सैटेलाइट्स में क्या लगे होते हैं, टेलीस्कोप्स लगे होते हैं जो कि इमेज कैप्चर करते हैं। टेलीस्कोप क्या करते हैं, दूर से दूर इमेज, जो दूर की इमेज होती है ना, या कुछ भी घटना घटी है हमारे अर्थ के आसपास या मून के आसपास, उन इमेज को कैप्चर कर लेती है टेलीस्कोप, ठीक है। उन इमेज को कैप्चर करके, और सॉफ्टवेयर भी लगा हुआ है, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको सेंड कर देता है अर्थ पे। जो अर्थ से जो कनेक्ट है, कम्युनिकेशन होता है यहाँ से अर्थ पे जो कनेक्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें क्या करता है वो सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट का सॉफ्टवेयर, टेलीस्कोप क्या करता है, इमेज को देखता है, कैप्चर करता है और उसको सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रोसेस करके सीधा अर्थ पे भेज देता है। तो इससे हमको देखो वहां पर नहीं जाना पड़ा ना, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास वैसे ही आ गई, आगे की नहीं। तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, कहां से, बाहर के स्पेस से, बाहर के स्पेस से। लास्ट पॉइंट आता है मिलिट्री यूज। अब मिलिट्री यूज में देखो कहाँ यूज होता है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसके लिए सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, सिग्नल्स की। और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे बॉर्डर है ना, बॉर्डर पे कोई मिलिट्री लेके खड़ा है युद्ध करने के लिए, तो सैटेलाइट पता है, अब वहां पर लोग नहीं बता पाते क्योंकि जैसे बॉर्डर पे हमारे सेना तो खड़ी हुई है, पर सेना क्या 100 किलोमीटर दूर थोड़ी देख सकती है कि वहां सिक्योरिटी क्या कर रही है या उनके एयर बेस में किस चीज की प्लानिंग चल रही है, अटैक करने की तो प्लानिंग नहीं चल रही। ये सारी चीजें हमारी सैटेलाइट नजर रखती है, सैटेलाइट ऊपर से नजर रखती है और इमेज भेजती रहती है लगातार। अब उनको अगर जैसे कि एयर बेस जो होता है ना, एयर बेस इंडिया का एयर बेस है, उन्होंने अपनी सैटेलाइट भेज रखी है ऊपर, तो वो क्या करेगा, ऊपर से इमेज भेजता रहेगा पाकिस्तान के अंदर की कि क्या हो रहा है वहां पर, किस चीज की प्लानिंग चल रही है। तो इसलिए इंडिया को पहले ही पता चल जाता है कि हाँ भाई अभी शांत हैं ये लोग, और जब वो अटैक करने के मूड में होते हैं तो वहां से इमेज जो भेजता रहता है। और एयर बेस इंडिया में गया, उन्होंने देखा रहे ये तो हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी एकदम सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मिलिट्री यूज में भी आती है। अब इसके बहुत सारे पर्पसेज और भी हैं, ठीक है। तो आपको नॉर्मली याद रखना है कि मिलिट्री यूज में भी इसका यूज किया जाता है, क्लियर है। तो ये हमारे कुछ पर्पस थे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ठीक है। देखो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं, एक होती है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट,
जो रिमोट से कंट्रोल्ड होती है। किससे कंट्रोल्ड होती है? रिमोट से। तो वो सैटेलाइट वो स्पेस में भेजते हैं और दूर से दूर ले जाने का उसका प्रयास करते हैं। स्पेस में जितना हो सके उतनी दूर उसको ले जाने का प्रयास करते हैं रिमोट के कंट्रोल से। किसके कंट्रोल से? रिमोट के कंट्रोल से। जितनी दूर जा सकती है, जितना दूर जाएगी उतना ही दूर का इंफॉर्मेशन वो क्या करेगी? गैदर करेगी और वो नीचे अर्थ में भेज देगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम स्पेस में ज़्यादा दूर ना जाके भी वहाँ की इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी सन पे एक सैटेलाइट भेजी गई है ना, किस लिए भेजी गई? इसीलिए भेजी गई है कि हम सन के बारे में, सन के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर क्या है उसके बारे में स्टडी कर सकें। ठीक है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, और इंफॉर्मेशन वो गैदर करेंगे, उसके बाद यहाँ साइंटिस्ट क्या करेंगे? स्टडी करेंगे उस पर, शायद है कि कुछ इन्वेंशन कर दें वो उस चीज़ से, है ना। तो इन्वेंशन में भी इसका यूज़ काफ़ी किया जाता है। स्पेस के बारे में मैक्सिमम जानकारी या कुछ नई चीज़, इन्वेंशन जिसको बोलते हैं, वो करने के लिए भी हमारी सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। ठीक है, तो इसके बहुत सारे पर्पसेस अभी तो तुमने थोड़े से पढ़े हैं। ठीक है, तो हमारा यहीं तक आज मैं यहीं से क्लास ख़त्म करता हूँ साइंस की, और कल हम एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स इसके बारे में पढ़ के चैप्टर ओवर कर देंगे। ठीक है, सो